पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का माने हुआ जो सीक्वेंस इधर होगा वही सीक्वेंस इधर होगा, घटक घटक, इधर से पढ़िए सटज सटज। तो ये है फॉरेन डीएनए, ये है वेक्टर डीएनए। अब इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो गया। तो देखिए यहाँ जी बच गया, यहाँ पर ए टी टी सी बच गया। यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और यहाँ काटना था, एनसीईआरटी में गलत कुछ डायग्राम हुआ था तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो बचाएगा देखिए ए टी टी सी है, ये रह जाएगा जी जी। अब ये इसको उठा के इसके सर पर रखिएगा तो लॉक हो जाएगा। ये तो पिछला क्लास में पढ़ाया था ना। चलो अब इसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अरे वहां का बत्ती क्यों जल रहा है? ठीक है, अब देखिए लिखा होगा एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहां पर काटेगा या रिस्ट्रिक्शन साइट जहां काटेगा वो कौन सा सीक्वेंस था? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही काटेगा। और आपने देखा था घटक में जी के पास काटा था, मिडिल में नहीं काटा था। तो पैलिंड्रोमिक रीजन क्या है अभी बताया था हमने। अगर किसी डीएनए में, ये डीएनए का एक धागा है, ये दूसरा धागा है, ये धागा को मान लीजिए 5 to 3 ऐसा ही होता है, और ये होगा 3 to 5। तो एक डीएनए का धागा को जब हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो जो जो नाइट्रोजन बेस आपको मिलेगा वही नाइट्रोजन बेस मिलेगा। अगर दूसरे स्ट्रैंड में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में उल्टा पढ़ेंगे, दाएं से बाएं तो बाएं से दाएं। In palindromic region, two strands of DNA possess माने रखना the same base sequence but in the opposite fashion, that is यहाँ पर ऐसे छूट गया है 5 to 3 dash direction and 3 to 5 dash direction। ये अक्सर 4 से लेकर 6 नाइट्रोजन बेस होता है। आपने देखा था अभी घटक, अभी देखा था घटक 2 2 4 2 6 बेस पेयर इन लेंथ। इट इज जस्ट सिमिलर टू पैलिंड्रोमिक वर्ड जो पढ़ा जाता है बोथ डायरेक्शन में, जैसे रेमर, रेमर बोलिए उल्टा पढ़िए RAMAR, उल्टा पढ़िए रेमर। मलयालम, मलयालम उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, सेम होगा। एक और आपको मिलेगा, देख लीजिए, मैडम आई एम एडम, मैडम आई एम एडम उल्टा पढ़िए मैडम आई एम एडम। ये पैलिंड्रोमिक सेंटेंस हो गया। अब आइए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए a little away from the center of the पैलिंड्रोमिक साइट। देखिए काटा कहां से? यहां से काटा है इसको, यहां से इसको काटा है। यहां से कटेगा अगर तो ये हट जाएगा पूरा, और ये अगर यहां से कटेगा तो ये हटेगा। तो कहता है center at the palindromic site but between the same two bases on the opposite strand। ऐसा नहीं कि अलग अलग, यहाँ कटा है GA के बीच में, यहाँ भी कटा है GA के। तो restriction enzyme cuts the strand of DNA a little away from the center of the palindromic site या palindromic sequence but between the two bases on the opposite strand। इसके वजह से ये मिल जाएगा। अभी आपने देखा था ये हैंगिंग, झूलता हुआ हैंगिंग, ये हैंगिंग स्टिकी एंड मिलेगा। दिस प्रोड्यूसेस द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग, झूलता हुआ एट ईच स्टैंड। दिस इज नोन एज स्टिकी एंड।
अब ये वाला जो एंजाइम है जो इस साल पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा था, इको R1 डाइजेशन करेगा कौन और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा किस में? घटक में, घटक में करेगा। देखिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस cuts both strands of palindromic सीक्वेंस, दोनों स्ट्रैंड को काटता है। पहला पॉइंट तो हम लोग ये देखा, इट यूजुअली प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। तीसरा पॉइंट ये है, स्टिकी एंड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड। एक पॉइंट और देख लीजिए, इट इज द मोस्ट important enzyme used in genetic engineering। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, ये आपके नोट में नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके नोट में नहीं है, अलग से जोड़े हैं। ऐसे एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में बस ये है, एनसीईआरटी में यही है। देखिए अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल स्टिकिन बनेगा, स्टिकिन बनेगा, लेकिन यहां देखिए ये है बेल 1, यहाँ बीच में काट रहा है, तो जो बनेगा उसको कहेंगे ब्लंट एंड। ये आधा इधर आधा उधर हो जाएगा, तो इसीलिए हम यूजुअली लिखे थे। यहाँ भी देखिए GGCC ब्लंट, पढ़िए हीमोफिलस 3 पढ़ के देखिए, हीमोफिलस 3 मिला, और एसेमास ब्लंट 3, तो 3 में ब्लंट 3 है। अब पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जो मेरे किताब, मेरे बुकलेट में है, देखिएगा, मेरे ख्याल से ये 19 या 18 या 17 का क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। तो ब्लंट एंड क्या हुआ देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं GGCC CCGG GGCC CCG, यहां से काटेगा तो डीएनए का एक सेगमेंट ऐसा हो जाएगा और दूसरा सेगमेंट ऐसा हो जाएगा। ये सेगमेंट में क्या मिलेगा? GGCC, और इस सेगमेंट में मिलेगा CCGG। तो इस एंड को क्या कहेंगे? स्टिकी एंड नहीं, ब्लंट एंड। क्या बोलेंगे इसको? ब्लंट एंड। समझ में आया? हाथ उठा दीजिए ब्लंट एंड समझ गए तो जो लोग ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं, आप लोग को मालूम है ना, जो लोग 12 के स्टूडेंट है उसका सिलेबस कम हो गया है। कितने लोग को मालूम है ये बात? 12 के स्टूडेंट तो ही, तुमको नहीं मालूम है? फिजिक्स केमिस्ट्री सब कम हो गया है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो मेडिकल के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सब पढ़ाऊंगा।
नेक्स्ट, अब आइए वहीं पर है जो हम लोग पढ़े थे, इको R1 देखो, इको R1 को हम लोग लिए किस बैक्टीरिया से? एस्चेरिचिया कोलाई से। बैम से लिए हैं बेसिलस से, और हिंद से लिए हीमोफिलस। पीएसटी लिए है प्रोविडेंसिया से। 100 लिए हैं स्टेफिलोकोकस से। एवा लिए है एनाबीना। एनाबीना ब्लू ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी। तो उतना जानने का जरूरत नहीं है, आप कम से कम मेरे ख्याल से ये वाला तो जान ही जाइए और ये वाला जान लीजिएगा। ये देखिए, तो ये नोट में है, आप लोग के नोट है अभी? ये वाला नोट में है, हाथ उठा दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं इको R1, तो इको R1 जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, तो जो पहला लेटर है वो जीनस है, एस्चेरिचिया, जिससे एंजाइम को निकाला गया है, फ्रॉम व्हिच एंजाइम इज डिराइव्ड। चलो, ये स्पीसीज है, सेकेंड लेटर, और थर्ड लेटर स्पीसीज, और चौथा लेटर जो है आर, वो है वैरायटी, और रोमन नंबर है इको R1, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मतलब जिस लेबोरेटरी में, जिस प्रयोगशाला में वो निकाला गया है, उसके उस एंजाइम का कितना नंबर है। जैसे अभी तक में मान लीजिए कि सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं इको R3, तो ये हो गया एस्चेरिचिया कोलाई, जीनस को शो किया। ये दोनों लेटर स्पीसीज को शो किया। ये वैरायटी को शो किया, यानी बैक्टीरिया में वैरायटी नहीं लिख के स्ट्रेन लेते हैं। आई है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब ये हुआ कि इस लेबोरेटरी में ये तीसरा एंजाइम है जो निकाला गया है एस्चेरिचिया कोलाई से। तो देख लीजिए, इको R1, ई हो गया जीनस ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज है को, सोर्स ऑफ स्पीसीज स्ट्रेन है, और 1 है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, ये पहला है। इसके बाद जब दूसरा खोजा जाएगा तो इको R2 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है। तीन होता है एंजाइम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 3 तरह के होते हैं। इको आर, जैसे इको R1, इको R2, इको R3। तो these are the 3 types of restriction या most common restriction enzyme employed in the genetic engineer is the type 2, क्योंकि इसका यूज होता है इन विट्रो। इन विट्रो का माने समझते हैं आप लोग, टेस्ट ट्यूब, टू रिकॉग्नाइज एंड कट, पहचानेगा और कटेगा खास डीएनए सीक्वेंस को, और ये 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो सबसे कॉमन यूज होने वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा है? इको R1, इको R2, इको सॉरी R1, R2, सॉरी कौन सा सीरीज का? टाइप 2। अब आइए डीएनए लाइगेज। आपको याद होगा यहाँ पे हमने कहा था इसको जोड़ने के लिए एंजाइम लिए थे डीएनए लाइगेज। ये जोड़ता है। कितना लोग को याद आया ये बात? अभी पिछले क्लास में तो भी बताए थे, डीएनए लाइगेज जोड़ने में मदद करता है, बताया था ना। अब देखिए,
ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। डीएनए का ये धागा है, मान लीजिए इसको मानिए 5 प्राइम, इसको मानेंगे 3 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा 3 या ये हो जाएगा 5। तो 5 पे मिलता है फॉस्फेट और 3 पे मिलता है OH। यहाँ OH है तो यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा OH। और दूसरा डीएनए भी ले लेता हूं मैं, प्लस 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, OH फॉस्फेट, फॉस्फेट और OH। अब यहां एंजाइम लगेगा डीएनए लाइगेज। अब OH है और फॉस्फेट है, यहां से पानी निकलेगा और दोनों जुड़ जाएगा। देखिए जोड़ रहा हूं मैं, जुड़ गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो देखिए यहां पर बना है 5' डीएनए लाइगेज जुड़ गया, ज्वाइनिंग द डीएनए। तो डीएनए लाइगेज का ज्वाइनिंग और सीलिंग एंजाइम, इसको नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा, इसको ग्लू, ग्लू माने गूंद, ग्लू या गम एंजाइम भी बोलते हैं। गम एंजाइम, ग्लू या गम एंजाइम। This enzyme, genetic gum, form the phosphodiester bond between the adjacent nucleotide. It is one of the most important enzyme used in the genetic engineering. यानी अभी तक 2 एंजाइम का नाम हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, याद आया ना? अभी ये स्क्रीनशॉट लिए थे, किसके लिए? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 एंजाइम का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो आप इसी दोनों एंजाइम का तो एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के देगा कि कौन एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। बस दिमाग में बैठा हुआ है कि जिस चॉइस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा और डीएनए लाइगेज होगा वही आंसर मेरा सही होगा। कई बार मेडिकल में पूछ चुका है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो हाथ उठाइए एक, खराब लग रही है तो 2 हाथ उठाइए। मुंह में कलम क्यों घुसा ली सदफ वकील, क्यों घुसा ली? तुमको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाई? तो एडमिशन करवाओ। अरे तुम लोग एडमिशन नहीं कराओ तो कोचिंग बंद हो जाएगा, तो ऑटो चलाना पड़ेगा। तुम्ही लोग को कभी बैठा बैठा के छोड़ना पड़ेगा इधर उधर हमको। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैंने बता दिया था आपको। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये एमआरएनए है, एमआरएनए से डीएनए जो बनाते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप एमआरएनए से बना सकते हैं, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन द टेम्पलेट। ये दोनों आप छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये नोट में अगर है तो दोनों को काट सकते हैं आप। अब यहां पर एक पॉइंट है, उसको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। इस पे आ जा रहा था, थोड़ा इस पे भी आ जाता, इसको ठीक करना होगा, आज ही ठीक करेंगे इसको। हाँ देखिए,
ये यूकैरियोटिक जीन है। इस डीएनए में आप दो पार्ट देख रहे हैं, एक्सट्रोन और इंट्रोन। दिख रहा है तुम लोग को सब? एक्सट्रोन और इंट्रोन क्या है वो बाद में देखेंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है और एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, इसके वजह से एक आरएनए बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग प्री एमआरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। शॉर्ट में बोलेंगे एचएनआरएनए। इसमें मिलेगा एक्सट्रॉन, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन। सपोज कीजिए आपके सुविधा के लिए मैंने इस पार्ट को लाल से बना दिया, तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन है? इंट्रॉन। अब इसमें होगा कैप प्लस टेल ज्वाइनिंग। के पर टेल बन जाएगा। क्यों बनता है उसको जानने का जरूरत नहीं है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर एक टोपी का जैसा कुछ लग जाता है और यहां पर एक टेल जुड़ जाता है 3 प्राइम पर। इसमें पोली एडिनिन रहेगा, पोली एडिनिन, एडिनिन एडिनिन। और ये जो 5 नंबर है इस पे कैप लगेगा। इस कैप का नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन 3 फॉस्फेट, पी 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 3 फॉस्फेट। पूरा नाम बोलिए, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आइए पोली एडिनिन है। अब बीच में रहेगा ये वाला पार्ट। इसके बाद देखिए क्या होने जा रहा है। इसके बाद एक एंजाइम आएगा स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम ये एंजाइम है जो बना हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन। ये क्या करेगा? स्प्लाइसिंग करेगा। स्प्लाइसिंग माने काटना और जोड़ना। तो कैसे काटेगा, कैसे जोड़ेगा, समझिए। देखिए कैप टेल और ये इसको लूप बना दिया। ये एंजाइम लग गया है।
ये जो एंजाइम है यही है स्प्लाइसियोसोम। अब नतीजा ये होगा, नतीजा ये होगा कि ये जो एक्स्ट्रॉन था ये जुट जाएगा। देखिए हट गया ये कैप टेल। अब यही एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए से होगा ट्रांसलेशन, इसमें कोड है और इसी कोड से बनने जा रहा है प्रोटीन। ये बन गया प्रोटीन। इतना बताने के पीछे क्या मकसद था मैं बता रहा हूं अभी। दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक्स्ट्रॉन हैज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे जो लोग सेल बायोलॉजी मुझसे पढ़े हैं इसको मालूम है। इंट्रॉन्स have no message for प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें फालतू चीज है, इसीलिए इसको हटा दिए। चलिए इसका ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। तो आपने देखा कि यूकैरियोट के केस में ये यूकैरियोटिक डीएनए था, ये प्री एमआरएनए बना और ये एमआरएनए बना। तो इसमें जो एक्स्ट्रॉन था उसी में मैसेज है, इंट्रॉन फालतू चीज है पड़ा हुआ, तो एमआरएनए बनते समय उसको हटा दिया गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनता है, वो देखिए। एक्स्ट्रॉन प्लस इंट्रॉन्स present in यूकैरियोट्स, और एक पुराना बैक्टीरिया है, एंशियंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का दो ग्रुप है। इंट्रॉन्स एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जब मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे कौन सा बैक्टीरिया, समझ लीजिए। जो बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन अलगी, यानी कि इस दोनों में इंट्रॉन नहीं होता है, ओनली एक्स्ट्रॉन होता है। लेकिन इसमें और इसमें एक्स्ट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिएगा। ले लीजिए। ले लिया? चलो अब देखो, इसको बताने का मेरा मकसद क्या था। चलो सेट करो इसको। देखो मेरी तरफ ध्यान से। सपोज करो कि ये है ह्यूमन इंसुलिन जीन, मान लिया, और ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को मैंने काट दिया। अब काटने के बाद इसको मैं यहां जोड़ने जा रहा हूं। तो डायग्राम कुछ ऐसा कर दे। ये हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूं मैं। ट्रांसफॉर्मेशन माने मैं बताया था, बैक्टीरिया में डालूंगा। ये बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है। अब इसको मैं डालने जा रहा हूं। प्रोसेस का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ये रहा बैक्टीरिया, ये इसका न्यूक्लियाइड, ये रहा इंसुलिन जीन आ गया। अब ये बनाने जा रहा है इंसुलिन। अब ये जो बनाएगा, क्या बनाएगा? एमआरएनए और प्रोटीन। नॉट ह्यूमन इंसुलिन, नॉट ह्यूमन इंसुलिन लाइक प्रोटीन। इंसानी प्रोटीन का जैसा नहीं बना। दिख रहा, ठीक दिख रहा है। चलिए इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है। अब आइए, इसके बाद फिर लेने मैं बोलूंगा वाई। वाई, चलिए अब वाई का मैं आंसर देने जा रहा हूं। हुआ यूं, देखो मेरी तरफ, ये जो तुम्हारा था ह्यूमन इंसुलिन,
इसमें क्या था, एक्सट्रॉन भी था और इंट्रॉन भी था, बोलो हाँ या ना। अरे भैया ये ह्यूमन यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है? यूकैरियोट, बैक्टीरिया ना प्रोकैरियोट है, तो इसमें एक्सट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है। तो बैक्टीरिया के अंदर डाले तो जो फालतू चीज था इंट्रॉन, उसको नहीं काट सका। तो जो एमआरएनए बनाया उसमें एक्सट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है। और जब एक्सट्रॉन है इंट्रॉन है, दोनों को पढ़ लिया तो बड़ा प्रोटीन बन गया, इंसुलिन का जैसा नहीं बना। कितने लोग समझे? फिर से समझिए, फिर से समझिए। फिर से समझिए आप लोग। मैंने कहा कि ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, ये इसमें एक्सट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है। तो ये जो एमआरएनए बना इस इंसुलिन वाले जीन से, इसमें एक्सट्रॉन है कि इंट्रॉन है कि दोनों है? दोनों है। तो दोनों का मैसेज को बैक्टीरिया पढ़ के एक लंबा प्रोटीन बनाया। लेकिन यूकैरियोट के केस में होता तो स्प्लासियोसोम होता, स्प्लासियोसोम होता तो इंट्रॉन को काट देता। यानी कि अगर यूकैरियोट का जीन बैक्टीरिया में डालिएगा, जिस प्रोटीन के लिए वो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें स्प्लासियोसोम नहीं होता है। क्लियर हुआ क्या? तो वाई का आंसर दे रहा हूं मैं। देखो, बैक्टीरिया हैव नो स्प्लासियोसोम, ये वाला एंजाइम नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ भाई? तो देखते हैं क्या होगा। सो द रिजल्टेड mRNA, द रिजल्टेड mRNA, जो mRNA बना, will have the complementary base sequence of intron and extron, introns and extrons of eukaryotic gene. So the produced protein will be larger हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन बड़ा बन गया था। इंसुलिन में जो जो एमाइनो एसिड था उसका सीक्वेंस ज्यादा हो गया। नोट कर लीजिए, इसको भी ले लीजिए। एक मिनट इसके साथ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसी सीक्वेंस से है। चलो, अब आगे देखिए, आगे देखिए। चलो, अब देखिए, ये डीएनए है, सॉरी डीएनए नहीं देंगे,
डीएनए से अच्छा है कि जीन लिखे। जीन किसका बता रहे हैं हम आपको? यूकैरियोट, यूकैरियोटिक। तो इसमें देखा आपने एक्सट्रॉन भी मिलता है और इंट्रॉन भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है। तो ये बनाया क्या? एचएनआरएनए। इसमें एक्सट्रॉन भी है और इंट्रॉन भी है। अब आया कौन? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। अब स्प्लाइसियोसोम लाया तो बना कौन? एमआरएनए। इसी माने में ओनली कौन है? एक्सट्रॉन। इंट्रॉन को तो काट दिया। अब इस एमआरएनए का हम कर देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते ही आपको मिल गया क्या? डीएनए। अब इस डीएनए में क्योंकि यहां पर ओनली एक्सट्रॉन है, इसका उल्टा बनेगा, डीएनए हैज ओनली एक्सट्रॉन। ऐसे डीएनए को कहते हैं सीडीएनए। अब देखिए, प्लीज देखिए आप लोग, अब मैं करने क्या जा रहा हूं। अब ये रहा प्लाज्मिड। अब मान लीजिए कि ये, मान लीजिए इंसुलिन था, ये प्लाज्मिड है। काटिए इसको। अब इसको लाके यहां जोड़ते हैं। देखो, जोड़ दिया। अब इसको ले गए कहा? ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया के अंदर। ये रहा बैक्टीरिया, ये हो गया। अब इससे बनेगा क्या? बिल्कुल एमआरएनए, वही एमआरएनए जो यहां बना था। इससे बनेगा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमेशा होगा इंसुलिन। एकदम बन गया इंसान का इंसुलिन। पहले क्यों नहीं बना था? जल्दी बताओ, पहले क्यों नहीं बना था? आपने डायरेक्ट जीन को डाला था जिसमें एक्सट्रॉन भी था और इंट्रॉन भी था। लेकिन अभी जो हमने जो डाला है जीन को, डीएनए, उसमें हमने एमआरएनए से बनाया था। और मैं जानता हूं कि एमआरएनए में ओनली एक्सट्रॉन होता है। तो नया क्वेश्चन बन गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में कोई अगर यूकैरियोटिक प्रोटीन बनाना है तो आप डायरेक्ट जीन लेना पसंद करेंगे या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके तब डीएनए लेना चाहेंगे? हाँ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसमें यूज करते हैं? यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में? बोलो। यूकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक सेल का डीएनए को बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करवाना है तब। फिर से बोलो, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द यूकैरियोटिक जीन इन द बैक्टीरिया, देन you will use the reverse transcription। इंसानी हीमोग्लोबिन का जीन लेके हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, मान लिया, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो इंसानी हीमोग्लोबिन बनेगा या उससे बड़ा बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा, काम नहीं आएगा। तो करे क्या? डीएनए से एचएनआरएनए, फिर एमआरएनए, एमआरएनए से। ये मैं बता दिया, मेरे किताब में ये क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है क्वेश्चन। रुकिएगा। चलिए, ले लीजिए इसको।
कितने लोग समझ गए इसको? ये सब नोट में नहीं है। अठारह, हो गया छुट्टी, तो मुश्किल हो गया। बच गया एकदम, जान बच गया। ये तो क्लास से खत्म हो जाता, दाएं बाएं करके हुआ। देखिए, कोलोनिंग फैक्टर जो प्लाज्मिड था, जिसमें हमने बाहर का डीएनए को अटैच किया था, उसमें तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई आप एक काम करो ना, ये जो आपका फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए जो है, जिसको पैसेंजर डीएनए बोले थे, एलियन डीएनए बोले थे, उसको डायरेक्ट डाल दो ना बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर डाल दो। प्लाज्मिड में क्यों जोड़ते हो? व्हाई अटैच्ड विथ प्लाज्मिड? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब भी हम किसी इंसुलिन या हीमोग्लोबिन या कोई भी जीन को जिसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसको प्लाज्मिड के साथ चिपका के ही जोड़ घुसाते हैं। डायरेक्ट दे देते तो क्या दिक्कत था? नहीं समझे? आपको ये डीएनए है इंसुलिन का, डायरेक्ट डाल दिए बैक्टीरिया में, तो वो ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? रेप्लिकेशन। एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, और ये प्लाज्मिड है, और ये है हमारा डीएनए इंसुलिन। अब देखिए, बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा है। डीएनए भी तो होना चाहिए ना, डबल हो रहा है, डबल होकर डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4। प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट कर गया है, लेकिन ये नहीं हुआ, ये डाइजेस्ट हो गया अंदर ही। ऐसा क्यों? इसलिए याद रखिएगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का जहां रेप्लिकेशन होता है, तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, उसको कहते हैं ओराई या ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओराई या ओरिजिन। तो ये थोड़ा जेनेटिक्स का चीज था, ध्यान दीजिएगा। ये है मान लीजिए डीएनए, सपोज कीजिए ये वाला जो है सेगमेंट है, ये ओराई है। देखिए, यहां खुल गया,
अब जहां खुला है ओराई से, वहीं पर से 2 डीएनए बनना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे और खुलेगा, यहीं से बढ़ता जाएगा। देखिए देखिए डीएनए और बड़ा हो रहा है, 2 धागा बन गया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे देखिए बड़ा जबरदस्त बन चुका है। अब कुछ समय के बाद अब देखेंगे हम लोग कि ये धागा अब क्वाइल हो रहा है। अब एक डीएनए से 2 डीएनए बना। अगर ओराई नहीं होता, ये वाला पॉइंट ओराई, ये वाला पार्ट अगर नहीं होता तो रेप्लिकेशन नहीं करता। तो इसके पास ओराई नहीं है और इसके पास ओराई है, इसीलिए तो इसको यहाँ चिपकाते हैं। और जब यहाँ चिपका देते तुम इसको, तो ये देखो सब में आ जाता, क्योंकि ये रेप्लिकेशन करता तो साथ में ये भी रेप्लिकेशन कर जाता। समझ में आया? तो व्हाई देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ aligning the foreign DNA with the plasmid, because the foreign DNA has not origin or ori, but the plasmid has the same. That's why if the plasmid is supposed to be replicated, so automatically the foreign DNA will be replicated. Our aim is to get the million copies of the foreign DNA. Hence, the foreign DNA will undergo the transcription, will form the mRNA. तो मिलियन ऑफ mRNA, मिलियन ऑफ प्रोटीन, मिलियन ऑफ इंसुलिन। क्लियर हुआ? क्यों लिए थे, चिपकाए क्यों थे? अब आइए क्या कहता है, पढ़िएगा। तो याद कर, एक चीज और बताए थे, वो आप देख लीजिए फिर से एक बार। ये था इस तरह से, सॉरी बहुत परेशानी करता है। देखिए ये है। अब देखिए यहां पे ये क्रोमोसोमल डीएनए जी का क्यों है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। मतलब बताओ इसका। इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है इसके, क्योंकि ये तो एक ही है, ये अलग ज्यादा बन गया। तो आइए क्लोनिंग वेक्टर में क्या लिखा पढ़िए। पहला, क्लोनिंग वेक्टर या वेहिकल डीएनए इज ए डीएनए मॉलिक्यूल, in which the foreign DNA, passenger DNA can be inserted or integrated. जोड़ देते हैं। Vehicle DNA with the foreign DNA is able to replicate within the cell to produce the multiple clone of the recombinant plasmid. मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हमने ए जीन जोड़ दिया है तो सब में ए आ जाएगा, सब में ए आ जाएगा। इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल। डीएनए के कंट्रोल में नहीं है, जो न्यूक्लियस वाला कंट्रोल है, सॉरी न्यूक्लियाइड का जो कंट्रोल है उस पर नहीं। क्लियर हुआ? तो वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए क्या है, जल्दी बताइए। क्लोनिंग वेक्टर या वेहिकल डीएनए क्या है? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें फॉरेन डीएनए को हम इंटीग्रेट करते हैं। वेहिकल डीएनए के साथ अगर फॉरेन डीएनए को जोड़ दीजिएगा तो पूरा का पूरा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करेगा, तो साथ में आपका फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाएगा और आपको मिलियन ऑफ मिलियन मिलेगा। अब कुछ नाम आया है, रट्टा मारेंगे। चलिए
बैक्टीरियोफेग लैम्डा M13 प्लाज्मिड, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट कॉमनली यूज्ड, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज, नोट में दिया हुआ है। दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टी यूज फॉर द यूकैरियोटिक लार्ज जीन ट्रांसफर। ये 1 मिनट रुकिएगा, ये नोट में है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया है, इसको भी ले लीजिए। चला गया। चलिए, लार्ज जीन का ट्रांसफर के लिए जरूरी है या यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन, और दूसरा है रिट्रोवायरस। बैक्टीरियोफेग या बैक्टीरियल वायरस, ये पूरा का पूरा लैंग्वेज आपके नोट में है लेकिन प्रेजेंटेशन बढ़िया है, याद करने में सुविधा होगा। मैं नया बनाया हूं, इसका भी ले लीजिए। देखिए, ये जो है बैक्टीरियोफेग या बैक्टीरियल वायरस, इस तरह का प्रोटीन कोट होता है इसमें, पढ़े हैं क्लास 11 में आप। इसके अंदर डीएनए होता है ऐसा। तो बैक्टीरियोफेग इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया का, प्रोड्यूस करता है विद इन द बैक्टीरिया, अपना रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर करता है, बैक्टीरिया के सेल को तोड़ता है, a large number of the virus particles are released। ठीक है, अब देखिएगा इसको जरा ध्यान से, ये डायग्राम तो दिया हुआ है आपके नोट में, ध्यान दीजिएगा, अभी जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दीजिए। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, यहां आके वायरस चिपका है, और इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए अंदर आ जाएगा। फिर से बोलो, ये कौन है? बैक्टीरियोफेग है। कहाँ चिपका? दीवार पे, ये दीवार पर चिपका है। दीवार पर चिपकने के बाद ये डीएनए कहाँ आ गया? अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसका पूरा कंट्रोल ले लिया, और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए, डीएनए खूब बनाया और अपना संतान बना लिया, बहुत सारा प्रोजेनी। ये देखो, तोड़ दिया, तोड़ के निकाल दिया। फिर से बोलो, क्या हुआ जल्दी बताइए। ये है बैक्टीरिया, इस पे आके वायरस चिपका, अपना डीएनए अंदर लिया। अब बैक्टीरिया का पूरा मशीनरी, जेनेटिक मशीनरी, डीएनए बनाना, आरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना, सब वायरस के कंट्रोल में। अब डीएनए से लाखों डीएनए बना, लाखों डीएनए से लाखों एमआरएनए प्रोटीन बना। अब प्रोटीन और डीएनए मिलके बनाया वायरस पार्टिकल, और उसका तोड़ के बाहर निकल गया। क्लियर हुआ क्या आपको? क्लियर हुआ? हाथ उठा दीजिए समझ गए तो। ओ सेठानी खुशबू सिंह, नहीं समझ में आया तो बोलो ना, नहीं समझ में आया तो हाथ नहीं उठाएगी। ओ सुमन आनंद, बत्ती गोल कर लिया, अंधेरा करके पढ़ रहा कर सुमन आनंद। एक से एक बिहारी स्टूडेंट सब। अब नेक्स्ट क्लास से है ना, जितना कलकत्ता का स्टूडेंट है उसको एक स्क्रीन पे लेंगे, अब बिहार का सारा स्टूडेंट को छाट देंगे, खाली कलकत्ता के स्टूडेंट को देखेंगे और पढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखिए फिर से एक बार। सपोज कीजिए कि यहां पे ये डीएनए है वायरस का, सपोज कीजिए, और यहां पे हमने चिपका दिया अपना डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए। अब
अब अंदर जाने के बाद डीएनए से लाखों डीएनए, लाखों डीएनए से लाखों एमआरएनए, लाखों प्रोटीन असेंबल, वायरस बन गया। तो वायरस बन गया तो हम लोग तो जानते ही हैं कि इसमें डीएनए होगा, डीएनए होगा, इस पॉकेट में डीएनए है, लेकिन इस डीएनए के साथ जो आपका अपना डीएनए था लाल वाला, ये भी हो जाएगा रेप्लिकेट। इसके साथ चिपकाए थे ना हम, देखो। तो नतीजा ये हुआ, उतना ही निकल जाएगा वहां। नतीजा ये हुआ कि अगर 1 करोड़ वायरस निकल रहा है तो मेरा कॉपी नंबर ऑफ मेरा डीएनए जो हमने डाला था वो भी 1 करोड़ होगा। कितने लोग समझ गए? एक वायरस में उसके एक डीएनए में हमने अपना जीन को डाला जिसका हमको रेप्लिकेशन करवाना था। तो अब देखते देखते यहां पर से जो निकल रहा है करोड़ों वायरस, तो समझ जाइए करोड़ों वायरस, करोड़ों डीएनए उसका अपना, और करोड़ों डीएनए हम जो डाले वो भी अपना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आबादी बढ़ाना है तो वायरस को लेना होगा, क्योंकि वायरस तो सेल नहीं है, फटाफट वायरस का पार्टिकल बनेगा। नहीं समझे? 102 102 वायरस बनने में, 102 बैक्टीरिया बनने में टाइम कम किसमें लगेगा? वायरस में, क्योंकि बैक्टीरिया तो सेल है ना, तो सेल बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। अब देखिए क्या लिखे हैं, लैम्डा फेग हैज द फॉरेन डीएनए इन इट्स जीनोम। अब ये डीएनए अंदर आया, a fake progeny formation along with foreign DNA formation। अब लार्ज नंबर ऑफ फेक का संतान रिलीज हुआ, इक्वल नंबर ऑफ द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल को तोड़ने, लाइसिस माने तोड़ना, जितना फेक निकला उतना ही मेरा फॉरेन डीएनए भी निकला। इज इट क्लियर? यस और नो? यहां तक तो पढ़ दिए थे, फिर पढ़ लीजिए। वायरस इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किया बैक्टीरिया के अंदर में, लाइसिस हुआ लार्ज नंबर। एज द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेग इज वेरी एज द नंबर ऑफ द बैक्टीरियल वायरस इज वेरी लार्ज, छूट गया बाबू, यहां लिख दे रहे हैं लार्ज, वेरी लार्ज per cell, the number of their genome is also very high in the bacterial cell। वहां देखिए, if अगर हम लोग एबल लायक हो जाए, सामर्थ हो जाए टू लिंक द एलियन का माने बोले तो फॉरेन डीएनए उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अगर जोड़ते हम, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट को देख लीजिए, छोड़ रहे हैं इसके बाद। नॉट इन एनसीईआरटी। देखिए इसमें लेमडा फेक का भी डीएनए है और प्लाज्मिड का, इसलिए नाम है कॉस्मिड। इट कैन इंसर्ट अप टू 500 केबी, 500 किलो बेस। केबी का मतलब होता है किलो बेस। 1 केबी बराबर 1000 बेसिस। नहीं मालूम तो लिख लेगा। Cosmid is a type of hybrid plasmid.
इसमें लेमडा फैक्ट का कॉस्ट साइट है, कॉस्ट सीक्वेंस है। कॉस्ट सीक्वेंस देखो यहाँ है, 2 कॉस्ट सीक्वेंस है, ओरी भी है और ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी। इतना नहीं पढ़ने का जरूरी है, कॉस्मिड समझ जाइए। हाइब्रिड प्लाज्मिड है जिसमें लेमडा फैक्ट का डीएनए भी है। नेक्स्ट, इसका तो शॉर्ट ये ले लो, ये तुम्हारे नोट में नहीं है, इंपॉर्टेंट है मगर इसका ले लीजिए, नहीं है लिख लीजिएगा। नॉट इन योर नोट, नोट लिख दे, रुक जाओ। इंपॉर्टेंट बट नॉट इन नोट, नोट में नहीं है। क्लास ओवर, क्लास कल भी है, संडे भी क्लास होगी, समझे? संडे भी क्लास होगी। हो गया, रुकिएगा, रुकिएगा, मीटिंग ऑफ नहीं कीजिएगा।